Hey guys, what's up? So I'm back with another awesome lesson in this series. We are doing NEET Physics for 2027 and this is Dropper to Doctor series. बच्चों हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 कर लिया है इस सीरीज का यूनिट एंड डायमेंशन का. ओके. और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नीट में अगर हम चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लास्ट 5 इयर्स में ये जो चैप्टर है वो 13 क्वेश्चन लेकर के आया है. तो ये चैप्टर एक तो इजी है और दूसरा ये चैप्टर स्कोरिंग भी है. तो इस चैप्टर को हमें फोकस करना है. हालांकि बहुत सारे लोग इस चैप्टर को इजी समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो वो नहीं कर पाते हैं उसको सॉल्व. तो हमें इसमें बेसिकली अब लेक्चर 2 पे चलना है. लेक्चर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्यूआर कोड है जिससे आप मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जिस पे आपको इन सारे लेक्चर्स का एक तो लेक्चर लिंक मिल जाएगा. दूसरा, अगर आपको इन लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स चाहिए और इनके लास्ट में जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा. तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम का जो लिंक है उससे आप टेलीग्राम आईडी पे जाकर कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. तो आज का जो लेक्चर है बच्चों, वो अब हम लोग करने जा रहे हैं एरर्स के ऊपर. तो आपको पता है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो है एरर. और एरर से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरर. तो बच्चों, अगर हम लोग एरर की बात करें तो जब भी हम किसी क्वांटिटी को मीजर करते हैं तो उसकी एक मीजर्ड वैल्यू आती है. ठीक है. लेकिन उस क्वांटिटी की अपनी भी एक ट्रू वैल्यू है. तो जब हम लोग मीजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस देखते हैं तो उसी को हम लोग एरर कहते हैं. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई रॉड है और उस रॉड को आपने मीजर किया और उसकी वैल्यू आई 5.5 सेंटीमीटर, जबकि उसकी ट्रू वैल्यू जो थी वो 5 सेंटीमीटर थी. तो आप कहेंगे कि इसके अंदर जो एरर है वो कितने की आ गई? 0.5 सेंटीमीटर की, है ना. तो ये एरर आ गया. अब अगर मीजर्ड वैल्यू अगर ग्रेटर होगी ट्रू वैल्यू से तो आपकी एरर जो है वो पॉजिटिव आएगी. और अगर मीजर्ड वैल्यू लेस होगी ट्रू वैल्यू से तो आपकी एरर जो है वो नेगेटिव आएगी. ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. अब अगर हम बात करें, एक सेकंड. हम्म तो अब अगर हम बात करें सिस्टमैटिक एरर की, तो ये एरर क्या होती है? दिस एरर अकर्स इन ओनली वन डायरेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव. ऐसी एरर जो सिस्टम की वजह से होती है, सिस्टम की कमी की वजह से होती है और जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अकर करती रहती है. यानी कि वैल्यू अगर बढ़ के आ गई तो वो हमेशा बढ़ के आएगी, या घट के आ गई तो वो हमेशा घट के आएगी. तो ऐसी एरर को बेटा सिस्टमैटिक एरर कहते हैं. ठीक है. इसमें कौन कौन सी एरर होती है? इंस्ट्रूमेंटल एरर. जैसे कि मान लीजिए आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वही खराब है, या जैसे हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज लेते हैं तो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज में पहले से जीरो एरर आती है, तो उन्हें हम इंस्ट्रूमेंटल एरर्स भी कह सकते हैं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की खामी की वजह से वो एरर है. दूसरा, इम्परफेक्शन इन टेक्निक. तो आपका जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट है, अगर उसे रीडिंग्स लेना नहीं आता है अच्छे से, या वो इतना कैपेबल नहीं है, इतना नॉलेजफुल नहीं है, तो जो एरर आती है वो भी आपकी सिस्टमैटिक एरर गिनी जाती है. दूसरा, वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन. तो एक्सपेरिमेंट की जो कंडीशन है उनको चेंज करने की वजह से एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स में गड़बड़ आ जाती है, जिसकी वजह से एरर आ जाती है. तो वो भी सिस्टमैटिक एरर का पार्ट माना जाता है. इसके बाद आती है बेटा रैंडम एरर. रैंडम एरर जो होती हैं वो अकर हो सकती हैं इन एनी डायरेक्शन. अगर इन एनी डायरेक्शन यानी बोथ डायरेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो अगर इन बोथ डायरेक्शन. दूसरा, कॉज ऑफ द एरर इज नॉट नोन. कॉज ऑफ एरर इज जनरली अननोन. ठीक है. तो इसमें जो कॉज ऑफ एरर है वो हमें पता नहीं होता है, जबकि सिस्टमैटिक एरर में कॉज ऑफ एरर पता होता है. तो सिस्टमैटिक एरर को हम लोग क्या कर सकते हैं? कैन बी मिनिमाइज्ड. इनको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं. क्यों मिनिमाइज कर सकते हैं? क्योंकि हमें कॉज का पता है. तो कॉज इज नोन, इसलिए इन्हें मिनिमाइज किया जा सकता है. जबकि रैंडम एरर में कॉज जो होती है वो अननोन होती है, इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मिनिमाइज द एरर.
वेरी डिफिकल्ट टू मिनिमाइज द एरर। ठीक है बच्चों, वेरी डिफिकल्ट टू मिनिमाइज द एरर, इस एरर को मिनिमाइज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो रैंडम एरर आती है, ये जनरली टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशन की वजह से भी आती है बेटा, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, है ना। तो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से ये एरर्स आती हैं। अब हम अगर बात करें कि मान लीजिए आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया और उसकी रीडिंग्स ली, तो जब हम लोग रीडिंग्स लेते हैं बेटा, तो कैसे हम उन रीडिंग्स के थ्रू एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया और उसकी रीडिंग ली, और आपने 5 रीडिंग ली या n रीडिंग ली, जैसे A1, A2, A3 और ऐसे करके n नंबर ऑफ टाइम्स रीडिंग ली, जिनकी वैल्यूज आई A1, A2, A3 अप टू AN। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जब हमें एरर चाहिए, तो उसके लिए हमें क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू चाहिए, है ना। तो क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू हम लोग उसकी मीन वैल्यू को मानते हैं। अब मीन वैल्यू हमें बचपन से निकालना आता है। जब हमें कोई डेटा दिया जाता है, तो उस डेटा में सारे नंबर्स को सम कर देते हैं, और सम करने के बाद उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो उससे हमें उसकी मीन वैल्यू पता चल जाती है बच्चों। क्या पता चल जाती है? मीन वैल्यू। इसी को हम फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू मानते हैं बेटा। इसी को हम क्या मानते हैं? फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू। ठीक, अब क्या होता है कि जब आप फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं या मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आप देखते हैं कि वो जो ट्रू वैल्यू है, उसकी इस गिवन रीडिंग के हर डेटा के साथ कुछ ना कुछ वेरिएशन है ना? तो उन वेरिएशन को या उन एरर को एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। और हम डेटा के हर पॉइंट से उस मीन वैल्यू को माइनस करते हैं, और माइनस करने से जो हमें एरर्स मिलती रहती हैं, उन्हें हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। यानी कि रीडिंग में हर डेटा में जो एरर है, उसे एब्सोल्यूट एरर किया जाता है, कहा जाता है। और वो एब्सोल्यूट एरर जो होती है बेटा, वो उन सबको जब हम जोड़ देते हैं, उनका जब मीन निकाल लेते हैं, तो उसे हम मीन एब्सोल्यूट एरर मानते हैं। तो जो मीन वैल्यू है, उसे ट्रू वैल्यू माना जाता है, और जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, माना जाता है कि रीडिंग के अंदर ऑन एन एवरेज यही एरर आती है। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपने किसी चीज को मेजर किया, और उस चीज को मेजर करने के बाद आपकी वैल्यू आई, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर मीन वैल्यू आई। ठीक है, और फिर आपने उसका डेल्टा ए मीन निकाला, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर, और मान लीजिए आपका मीन एब्सोल्यूट एरर बेटा 0.2 सेंटीमीटर आया। तो जब आप उस फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे, तो फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए आप उसकी ट्रू वैल्यू यानी मीन वैल्यू लिखेंगे, और फिर उसमें प्लस माइनस का निशान लगा के उसका 0.2 सेंटीमीटर जो उसका डेल्टा ए मीन यानी मीन एब्सोल्यूट एरर आया है। तो इस तरीके से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एरर के टर्म में। तो इसमें ये जो वैल्यू होती है, ये ट्रू वैल्यू होती है, और ये जो वैल्यू होती है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हम क्वांटिटी को लिख पाते हैं। अब जब हमारे पास बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया है और मीन वैल्यू आ गई है, यानी ट्रू वैल्यू आ गई है, तो इनके रेशो को बेटा हम रिलेटिव एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। जैसे हमारे इस एग्जांपल में रेशो जो हो जाएगा, वो 0.2 अपॉन में 10 हो जाएगा। इसे हम ए आर या रिलेटिव एरर लिख देंगे। इसके साथ साथ जब हम इस रिलेटिव एरर को बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 100 से, तो हम इसे परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन कहते हैं। परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर आ जाएगी रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100, इससे आपको रिलेटिव एरर मिलेगी। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले आप इसको एक बार देख लो। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ट्रू वैल्यू, जिसमें सबसे पहले सारे डेटा का मीन निकालना है। फिर डेटा के हर पॉइंट से मीन को माइनस करना है, और वो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। वैल्यूज कैलकुलेट करते समय हमें ध्यान रखना है कि इसको आगे मॉड लगा हुआ है, यानी हमें सबकी पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि जो हमारे एब्सोल्यूट एरर आएंगी हर डेटा के अंदर, उसका मीन लेना है हमें। उसके बाद हमें रिलेटिव एरर निकालना है। रिलेटिव एरर के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर से मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर देना है मीन वैल्यू से, और उसे जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास ये परसेंटेज एरर आ जाएगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नीट में आता रहता है। जैसे
नीट में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द टाइम इंटरवल measured by a clock have readings 1.25 second, 1.24 second, 1.27 second, 1.21 second and 1.28 second. Find the परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, है ना। तो अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, अब हमें सबसे पहले बेटा मीन वैल्यू निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? मीन वैल्यू। तो हम निकालते हैं मीन वैल्यू, ठीक है। अब मीन वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है? मीन वैल्यू आने वाली है ए मीन। ए मीन हो जाएगा हमारे पास 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28 और ये कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर्स हैं। तो इनको हम लोग सम करके और डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको एक बार सम करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आप लोग भी करिए इसको, तब तक मैं भी करता हूँ। तो 1.25, फिर हमारे पास है प्लस 1.24, फिर हमारे पास है प्लस 1.27, फिर हमारे पास है प्लस 1.21, फिर हमारे पास है प्लस 1.28। तो ये आ रहा है बेटा 6.25/5। तो ये तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1.25 आ जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड कर दे 5 से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आने वाला है 1.25। तो ये हमारी ए मीन की वैल्यू आ गई 1.25 सेकेंड। ओके, अब हमें क्या निकालना है? हमें हर रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो डेल्टा ए वन होगा 1.25 माइनस 1.25। तो पहले में तो कोई एरर नहीं है, जीरो। फिर हम निकालेंगे डेल्टा ए टू। डेल्टा ए टू की वैल्यू होगी 1.25 माइनस 1.24, और इसका जब मॉड लेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी सेकेंड। डेल्टा ए थ्री ये हो जाएगा 1.25, 1.25 माइनस 1.25 माइनस 1.27, तो ये हो जाएगा 0.02। फिर डेल्टा ए थ्री के बाद ए4 1.25 माइनस 1.21, और ये हो जाएगा 0.04। फिर डेल्टा ए5, और ये आने वाला है हमारे पास 1.25 माइनस 1.28, तो ये आ जाएगा 0.03। इज इट ओके? तो 4 3 7 2 9 और 1 10। तो हमारे पास डेल्टा ए मीन कितने आने वाला है? ये आने वाला है 0.10, और बाई फिर 5 से डिवाइड कर दो तो 0.02 आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो अब हमारे पास आने वाला है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर होता है डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन। तो ये हमारे पास अब आ जाएगा कितना? 0.02 डिवाइड बाई 1.25। बोलो हाँ या ना। तो 0.02 डिवाइड बाई 1.25, ये हमारे पास आ रहा है बच्चों 0.016। तो अब अगर हमें परसेंटेज एरर चाहिए, तो परसेंटेज एरर के लिए हम क्या कर देंगे बेटे? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 1.6% एरर। तो इसकी कैलकुलेशन में जो एरर आई है वो कितनी आई है? 1.6% एरर आई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें एक सेट ऑफ डेटा दिया गया हो, ठीक। अब चलते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या कहता है बेटे? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कहता है कि अगर हमारी दो क्वांटिटीज ए एंड बी का सम कुछ किया जा रहा है, तो उस सम के अंदर दो तरीके से एरर हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो हम निकालते हैं मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या होती है कि इनके सम की जो एरर है वो दोनों क्वांटिटीज के एरर का सम होगी। और मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? डेल्टा जेड बाई जेड, यानी कि जो एरर आई है उसको जेड से डिवाइड करिए, डेल्टा ए बाई ए प्लस बी एंड डेल्टा बी बाई ए प्लस बी। ऐसे ही अगर दो क्वांटिटीज डिफरेंस में आ रही हैं ए माइनस बी, तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर में एरर हमेशा ऐड होंगी, माइनस नहीं होंगी, इस बात का ध्यान रखना है। और मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर जो होगी वो अगेन डेल्टा जेड बाई जेड, डेल्टा ए बाई क्वांटिटी ए माइनस बी और डेल्टा बी बाई ए माइनस। बेसिकली हमने मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर को जेड से ही डिवाइड कर दिया है हर टर्म को, है ना। तो जब हम हर टर्म को जेड से डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये हमारे पास मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर आ जा रही है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं।
मान लीजिए हमसे पूछा गया कि हमारे पास एक क्वांटिटी है एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई हमें दे रखा है, तो ये हमारी ट्रू वैल्यू है और इसकी ये मीन एब्सोल्यूट एरर है ना? तो अब अगर हमें 2x माइनस 2y बताना है, तो पहले हम 2x निकाल लेते हैं। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 20.0 प्लस माइनस 0.2 और 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2y की वैल्यू हो जाएगी 20.0 प्लस माइनस 0.2, है ना? अच्छा, ये 20 है तो इसको 40 कर लेते हैं। तो 40 40 और 0.0 प्लस माइनस 0.2। अब हमें 2x माइनस 2y करना है। तो जब हम 2x माइनस 2y करेंगे बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू यानी कि जो ट्रू वैल्यू है, वो तो माइनस ही होगी। 20 माइनस 40 तो ये माइनस 20 आएगा, लेकिन एरर हमेशा ऐड होंगी, तो ये 0.4 आएगा। ठीक है, तो इससे सीखने को आपको ये मिल रहा है कि एरर को हमें हमेशा क्या करना है बच्चों? ऐड करना है। इज इट ओके? अब देखिए एक और क्वेश्चन। अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस 10 प्लस माइनस 0.1 ओम है और दूसरा रेजिस्टेंस 20 प्लस माइनस 0.4 ओम है, तो सीरीज में इनका नेट कॉम्बिनेशन क्या आएगा? तो देखिए सीरीज में हमें पता है बच्चों की वैल्यू हमारे पास हो जाती है R1 प्लस R2। तो हमारे पास आर नेट की जो वैल्यू होगी, हम ट्रू वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो 10 प्लस 20 तो ये 30 आ जाएगा और प्लस माइनस एरर को भी ऐड कर देंगे 0.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस माइनस 0.5। अब आती है बात पैरेलल की। तो पैरेलल में थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। क्यों ट्विस्ट है? क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, कॉम्बिनेशन 1/r नेट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 1/r1 प्लस 1/r2 से दिया जाता है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं, तो पैरेलल के लिए जो हमारा आंसर आता है बेटा, वो आता है डेल्टा आर नेट का स्क्वायर, सॉरी नॉट स्क्वायर, डेल्टा आर नेट अपॉन में आर नेट का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डेल्टा आर वन अपॉन में आर वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन में आर टू का स्क्वायर। तो इससे हम लोग सॉल्व करते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को। इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर हमारे पास R1 और R2 ये दिए गए हैं, मान लो ये हमारे पास R1 और R2 है। ठीक है, तो अगर ये R1 और R2 है बेटा, तो इसमें हमारे पास ये डेल्टा R1 है जिसको हमें यहाँ पर रखना है ना? और ये डेल्टा R2 है जिसको हमें इस फॉर्मूले में रखना है। और R नेट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? R1 R2 इंटू R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, उसको यहाँ रखना है, तब जाके आपको यहाँ पे डेल्टा R मिलेगा। इज दैट ओके? तो ये जो है आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके जब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आई है। ठीक है बच्चों, इन लेक्चर्स को अगर आप जेन्युइनली सीरियसली मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, तो मुझे पता है कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो आप अगर साथ साथ चलते रहेंगे मेरे और सीखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे या नोट्स को डाउनलोड करके सीखते रहेंगे, है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, फिजिक्स के नंबर आपके नहीं कटने वाले हैं। आगे आने वाले टाइम में जब मेरे चैनल पे थोड़े सब्सक्राइबर और आ जाएंगे और बच्चे मुझसे जुड़ जाएंगे, जब यूट्यूब मुझे अलाउ करेगा लाइव स्ट्रीम के लिए, तो मैं आपके लिए डाउट सेशन भी लाइव लेकर के आऊंगा। बट उसके लिए आप लोगों को थोड़ी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी कि मैं पहले उस लेवल पर पहुंच पाऊं यूट्यूब में, ताकि मैं लाइव स्ट्रीम कर पाऊं। इज इट ओके? तो यहाँ पे मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए होगी। आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए। तो मान लीजिए बच्चों, अब हमारे पास कोई क्वांटिटी है जेड जो ए और बी के प्रोडक्ट से बनी है, और दूसरी क्वांटिटी है जेड जो ए और बी के रेशो से या डिवीजन से बनी है। तो इन दोनों केस में हम मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी से। ठीक है, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वांटिटी आ गई, मान लीजिए आपके पास आ गया एरिया, और एरिया मान लीजिए रेक्टेंगल का आ रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ से, है ना? और अब आप एरिया में फ्रैक्शनल एरर निकालना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल लेंथ में एरर प्लस डेल्टा बी बाई बी।
अब मान लीजिए एरिया के लिए आपको लेंथ की वैल्यू दी गई होगी 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और ब्रेथ के लिए आपको वैल्यू दी गई होगी 5 सेंटीमीटर और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो अब आपको लिखना है डेल्टा ए बाई एरिया, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है जो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। डेल्टा एल बाई एल 0.2 अपॉन में 10 और डेल्टा बी बाई बी 0.1 अपॉन में 5। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास डेल्टा ए आ जाएगा, यानी कि दिस इज द एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ द एरिया। इस तरीके से हम लोग आसानी से प्रोडक्ट और डिवीजन के क्वेश्चन की मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी एक बॉक्स में रख दे रहा हूं। ठीक, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है पावर की। तो जब भी हमारे पास फंक्शन पावर में आता है बच्चों, जैसे इफ z इज इक्वल टू a टू द पावर x एंड b टू द पावर y, तो अगेन वैसे ही करना है मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू, अब पावर आगे आ जाएगी x डेल्टा a बाई ए प्लस y डेल्टा b बाई बी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने किसी का एरिया लिखा पाई आर स्क्वायर, है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा ए बाई ए, और पाई तो नंबर है तो इसका कोई एरर नहीं आएगा, इनटू 2 डेल्टा आर बाई आर। तो रेडियस में जो एरर होगी उसका ट्वाइस एरर आपका किस में आ जाएगा बच्चों, एरिया में आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी मैं एक बॉक्स में रख देता हूँ। ठीक, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको सारा कुछ बता दिया एरर के बारे में, क्या क्या हम लोगों ने सीख लिया, एक बार फिर से रीकैप ले लेते हैं। एक तो हमने सीख लिया बेटा एरर में कि कैलकुलेशन ऑफ एरर कैसे की जाती है। ठीक है, और इसके फॉर्मूला देखिए, इसमें परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर पूछा जा सकता है। फिर हमने इसके ऊपर क्वेश्चन कर लिया। फिर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर देखा, इसमें हमने सम देखा कैसे निकालना है, डिफरेंस देखा कैसे निकालना है, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन देखा। ठीक है, फिर हमने अब प्रोडक्ट देखा और डिवीजन देखा, फिर पावर का देखा। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लो बेटा क्वेश्चन में पूछा कि द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर, रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%। फाइंड परसेंटेज एरर in measurement of its surface area and volume। तो अब देखो बेटा, इन्होंने सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात की है। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम की अगर बात की है तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए सरफेस एरिया का। अगर सरफेस एरिया की बात करें तो 4 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया होता है स्फीयर का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई ए, 4 पाई कांस्टेंट है इसलिए 2 डेल्टा आर बाई आर। ये हमारा मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर आ गया। अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ये परसेंटेज एरर आ गया इन एरिया। तो परसेंटेज एरर आ गया एरिया में, और ये किसके बराबर आ रहा है, 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। ठीक, तो हमारे पास परसेंटेज एरर जो आया ये किसका आया, एरिया का आया, और वो आंसर हमारे पास आ रहा है 2। डेल्टा आर बाई आर का परसेंटेज एरर कितना दे रखा है, 2%, तो हमारा आंसर आ गया 4%। इज इट ओके? ऐसे ही जरा वीडियो को पॉज करके जरा वॉल्यूम का निकालने का सोचो कि क्या आप वॉल्यूम का निकाल पा रहे हो। ठीक, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर ये वो 4/3 पाई आर क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ डेल्टा आर बाई आर। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों साइड अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो बन गया परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम जो हमें निकालना है। और परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, थ्राइस ऑफ परसेंटेज एरर इन रेडियस, और रेडियस का परसेंटेज एरर 2% दिया है बच्चों, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6% आ गया। तो इस तरीके से हम आसानी से परसेंटेज के डिवीजन मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चंस और पावर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता
अब आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नीट 2019 का। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या कह रहा है? इन एन एक्सपेरिमेंट percentage error occurred in measurement of ABCD are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Find the maximum percentage error in X. ठीक, तो अब देखिए पावर वाले में अगर हमारे पास X A की पावर 2 है, B की पावर 1/2 है, C की पावर 1/3, D की पावर 3, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं बच्चों डेल्टा X बाई X इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा A बाई A प्लस 1/2 ऑफ डेल्टा बी बाई बी प्लस 1/3 ऑफ डेल्टा सी बाई सी प्लस थ्राइस ऑफ डेल्टा डी बाई डी। अब अगर पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये परसेंटेज एरर में आ जाएगी। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर जो आएगी एक्स में वो आएगी ट्वाइस इंटू परसेंटेज एरर इन ए जो कि इन्होंने 1 दी है, परसेंटेज एरर इन बी जो कि इन्होंने 2 दी है, परसेंटेज एरर इन सी जो कि इन्होंने 3 दी है और परसेंटेज एरर इन, अच्छा यहाँ पे 1/2 है ना, ये मैंने यहाँ पे 2 ही लिखता रह गया, यहाँ पे तो 1/2 है और यहाँ पे 1/3 है और 3 इंटू 4, तो 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, यहाँ पे आया 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, तो ये कितना आ गया 12 और 4 16%। तो इसके अंदर 16% एरर आ रही है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं नीट 2013 का क्वेश्चन। तो ये 2013 का क्वेश्चन कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट फोर क्वांटिटीज ए बी सी डी आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3%, 4% रेस्पेक्टिवली। फाइंड परसेंटेज एरर इन पी। ये 2023 का होगा बेटा, है ना। तो पी अगर है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ डेल्टा ए बाई ए, पावर आगे आ जाती है 2 डेल्टा बी बाई बी, सी और डी की पावर एक ही है तो डेल्टा सी और डेल्टा डी बाई डी। अब कई लोगों को लगेगा कि सर सी और डी नीचे हैं तो इनकी पावर नेगेटिव में होनी चाहिए। नहीं, नेगेटिव में नहीं लेंगे, एरर के केस में एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज एरर इन पी दैट इज इक्वल टू 3। ए की परसेंटेज एरर 1 दे रखी है, बी की 2 दे रखी है, सी की 3 दे रखी है और इसकी 4 दे रखी है। तो ये आ गया 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 एंड दैट इज 14%। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से ये आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट एरर्स। एरर्स मैंने आपको कवर करा दिया। एरर के अंदर एक और टॉपिक है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, वो लेकर के एक जल्दी ही वीडियो में आपके पास लेकर के आऊंगा। लेकिन मैं आपके पास वीडियोस लेकर आता रहूं, उसके लिए ये जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि हमारा जो चैनल है वो थोड़ा सा दिखाई दे लोगों को और बच्चों हमारे साथ जुड़े जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। नोट्स और असाइनमेंट के लिए जिसमें मैंने PYQ के 30 क्वेश्चंस डाले हैं, इन असाइनमेंट के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। हैव अ ग्रेट डे।